Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So, two parts we have seen of change in profit sharing ratio. So, chapter number 2, change in profit sharing ratio, we were discussing. So, change in profit sharing ratio का ये third part है. So, this is the third part which we are starting today. So, in this part, we'll see the nature of goodwill and the factors affecting the value of goodwill, right? So, first of all, we'll see the nature of goodwill कि जो goodwill है उसका nature क्या है, right? तो जो हमारा goodwill है वो क्या है? Intangible asset है, right? Intangible asset क्या होता है? Intangible asset वो asset होता है आपका जिसको हम ना ही तो देख सकते हैं ना ही उसको हम टच कर सकते हैं, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स लाइक टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, वी कैन टच दोज एसेट्स. लाइक एग्जांपल उनका क्या हो सकता है? लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एनी व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स. ये सारे क्या होते हैं? हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं बिकॉज इनको इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट? इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं हमारे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो हमें दिखते नहीं है और जिनको हम टच नहीं कर पाते, राइट? तो उसका एग्जाम्पल हमने काफी बार ले चुके हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स में हमारा क्या क्या आ जाता है, राइट? उसमें हमारा गुडविल आ जाता है, पेटेंट्स आ जाता है, कॉपीराइट्स आ जाते हैं और ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाएगा. सो वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ intangible assets which don't have any physical existence, which can't be touched, can't be seen, right? गुडविल है वो हमें फील होती है, राइट? राइट, मतलब ब्रांड वैल्यू जो है बिजनेस की. पेटेंट्स अगर आपने लिए हुए हैं, कॉपीराइट्स, आपने कोई बुक लिखी है तो सपोज आपने कॉपीराइट्स लिए हुए हैं कि कोई और जो है उसको पब्लिश नहीं कर सकता, कोई और जो है उसको उसके ओनरशिप राइट्स नहीं ले सकता, तो इसके लिए आपने पे किया है. दैट्स व्हाई दीज आर एसेट्स, बट they don't have any physical existence. That's why they are called intangible assets, right? तो goodwill क्या है हमारा? Is an intangible asset since it has no physical existence. इसकी physical existence नहीं है and cannot be seen or touched, right? But it's not a fictitious asset because fictitious assets don't have a value, whereas goodwill has a value in case of profit making concern. It can be sold through its sale, though its sale will be positive along with the sale of entire business. So what they are trying to explain here कि गुडविल जो है हमारा एक इनटेंजिबल एसेट है. दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. तो फिक्टिशियस एसेट हमारा क्या होता है? द एसेट्स विच आर नॉट रियली एसेट्स इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट और वैल्यू, राइट? बट उसको हम शो करते हैं एसेट साइड पे फॉर द अकाउंटिंग पर्पस ओनली. तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम इसे शो करते हैं. तो इसका हमें क्योंकि हमको ये राइट ऑफ करने होते हैं, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं बिजनेस के जिसके लिए आपने काफी हैवी हैवी अमाउंट पे किया है, बट इसको हमें अभी हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया है, राइट? तो राइट ऑफ इसको हम स्प्रेड कर देते हैं इसको अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स, कि एक ही साथ इसको हम राइट ऑफ नहीं करते हैं. तो नंबर ऑफ ईयर्स लेके हम इसको ईयर बाय ईयर हम इसको राइट ऑफ करते जाते हैं. तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट incurred ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. Other example we can take deferred revenue expenditure. लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया है नया, उसके लिए आपने यू हैव पेड हैवी अमाउंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट, राइट?
तो जो कि हमें स्प्रेड करनी है कॉस्ट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स जो आपने दिया है बट उसको आप राइट ऑफ करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका रहता है हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, राइट। क्योंकि उसका जो है अगर हम उसको कंपेयर करें कि इनटेंजिबल एसेट, गुडविल इनटेंजिबल एसेट है हमारा और एडवर्टाइजमेंट हमारा फिक्टिशियस एसेट है, राइट। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या रहता है कि इसको हम अगर बिजनेस सेल करते हैं अपना, तो गुडविल की जो वैल्यू है वो आपको मिलती है, राइट। उसको अगर आप अपने बिजनेस को सेल करते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू होती है, बट फिक्टिशियस एसेट का कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। तो ये इनमें डिफरेंस रहता है, राइट। तो यही उन्होंने क्या समझाया हमें, इट कैन बी सोल्ड, गुडविल जो है वी कैन सेल गुडविल though its sale value will be possible along with the sale of entire business। हाँ, ये बात जरूर है यहाँ पे कि हम खाली गुडविल को नहीं बेच सकते, राइट। अगर आप बोलो कि मेरा बिजनेस ले लो, मैं सेल कर रहा हूं पर गुडविल मैं अपनी सेल नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस एंड गुडविल दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, राइट। तो बिजनेस के साथ ही गुडविल जो है अटैच्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। तो अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हो तो आपकी गुडविल भी साथ जो है जाएगी, बट उसकी वैल्यू जो है आप जो है ले सकते हो बायर से। सपोज आपके बिजनेस की नेटवर्थ जो है दैट इज 50 lakhs, राइट। आई होप कि नेटवर्थ जो है वो आपको क्लियर होगा कि नेटवर्थ क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। If not, you can write me in the comment section. We can discuss this concept as well. So net worth suppose हमारी 50 लाख की है बिजनेस की, और मैंने मिस्टर ए को अपना बिजनेस सेल किया इन 60 लाख। So why I have taken 10 lakh excess amount, although the value of my business was 50 lakhs. So I'm charging 10 lakhs extra because of my goodwill, my brand value, my reputation in the market. That's why I'm charging 60 lakhs from Mr. A। 50 lakh जो है मेरा नेटवर्थ का आ जाएगा, एंड जो अदर हमने लिया 10 लाख, तो वो क्या है हमारा, वी आर चार्जिंग फॉर द गुडविल, राइट। होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि नेचर ऑफ गुडविल क्या है, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जिससे मेरी गुडविल जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वो हायर लेवल पे भी जा सकती है। तो फर्स्ट वी हैव फेवरेबल लोकेशन। तो फेवरेबल लोकेशन जो है बिजनेस की, वो कैसे अफेक्ट करती है हमारे गुडविल को। इफ वी हैव आवर बिजनेस लोकेशन एट द वेरी फेवरेबल प्लेस ऑफ द सिटी, तो हमारी जो गुडविल है वो उसकी वैल्यू काफी हाई होगी। अगर आपका बिजनेस एक रेप्यूटेड प्लेस पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उसकी जो वैल्यू है वो काफी हाई मिलेगी आपको। सो फेवरेबल लोकेशन इज अ की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस अगर प्राइम लोकेशन पे है तो आपको क्या उसके फायदे होने वाले हैं, तो हाई कस्टमर जो ट्रैफिक है वो आपको वहां पे मिलेगा, राइट। हाई कस्टमर ट्रैफिक मिलेगा, इजी एक्सेस से एक्सेस जो है मिलता है, इजी एक्सेसिबिलिटी, राइट। तो इजी एक्सेसिबिलिटी मिलती है, कस्टमर्स आप तक जो है इजीली पहुंच पाते हैं, राइट। तो गुडविल जो है वो इम्पैक्ट उस पे पड़ता है अगर आपका जो बिजनेस है प्राइम लोकेशन में। इट्स लाइकली टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स and generate higher sales leading to the increased goodwill, right, and leading to the higher profits and ultimately finally leading to increased goodwill। तो इसका एग्जाम्पल जो है हम क्या ले सकते हैं, सपोज एक कॉफी शॉप है, राइट। तो कॉफी शॉप जो है वो आपकी जो अगर प्राइम लोकेशन पे है तो वो आपकी ज्यादा चलेगी, राइट।
प्राइम लोकेशन पे अगर है तो वो कस्टमर को ज्यादा जो है एक्सेसिबल होगी, ज्यादा जो है आपका हाई ट्रैफिक आएगा कस्टमर्स का। तो अगर आपकी कॉफी शॉप सपोज स्टारबक्स है या एनी अदर ब्रांड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, तो अगर वो किसी कॉलेज या ऑफिस के नियर बाय है, उसके पास है, राइट, तो विल लाइकली टू गेट रेगुलर कस्टमर्स थ्रू आउट द डे। तो सारा दिन आपके पास कस्टमर्स जो है आते रहेंगे। एज वी कैन सी स्टारबक्स जो कॉफी शॉप है वो हमारा सीपी में है, तो सीपी में एज वी कैन सी कि जो डेली थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स या यंग लोग जो है वो जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। और जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज वगैरह है वो भी वहां पे अपना बैठ के काम करते हैं, जाते जाते हैं वहां पे। तो वहां पे कॉफी परचेज करते हैं, शेक्स लेते हैं। तो वहां पे जो उनका बिजनेस है वो काफी अच्छा चलेगा। अगर वो अच्छी सर्विस देंगे तो उनकी जो मार्केट में रेपुटेशन है वो भी ज्यादा इंक्रीज होगी, जनरेट होगी, राइट। तो वही अगर हम बात करें कि एक कॉफी शॉप है, चाहे वो ब्रांडेड लेवल की आप ले लो कि हमने अच्छा ब्रांड नेम रखा है उसका, हम अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर एक टाइट सी स्ट्रीट में आपने खोल ली वो कॉफी शॉप, एक तंग सी गली में या एक मोहल्ले में खोल ली आपने कॉफी शॉप, तो आप इतने जो वो है कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। although you are providing better services, but वो जो लोकेशन है वो दैट इज नॉट अ फेवरेबल लोकेशन। वो लोकेशन जो है फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई कॉलेज नहीं है, अगर कोई स्कूल्स नहीं है, कोई ऑफिसेज नहीं है, कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। तो वो जो है आप अपनी कॉफी शॉप की जो रेपुटेशन है, जो ब्रांड वैल्यू है, जो गुडविल है, उसको नहीं बना पाओगे। सो फेवरेबल लोकेशन of the business plays a major role in generating the value of goodwill, right? तो अगर हम बात करें कि एक हार्ड एरिया में, एक रिमोट एरिया में, लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया कि स्ट्रीट में हमने खोल लिया, तो कस्टमर्स जो है वहां पे आपको दैट वुड बी हार्ड टू रीच दैट एरिया, राइट। तो आप जो है उसको गुडविल को नेगेटिव इफेक्ट उस पे आएगा ही आएगा। Hope this concept, this first point is clear to everyone. Next, we have efficiency of management. तो efficiency of management जो है वो कैसे इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस की गुडविल को, राइट। अगर हमारी मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है, राइट, तो मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो उससे क्या होगा, वो हर चीज को मैनेज करके चलेंगे। आपका जो कॉस्ट रिडक्शन है वो भी होगा वहां पे, और आपके प्रॉफिट्स जो है वो भी हायर आपको मिलेंगे। तो अगर आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, मैनेजमेंट, राइट, तो आप एक अच्छा गुडविल जनरेट कर पाओगे। So, efficiency of management plays a crucial role in building a business goodwill. तो अच्छा और skilled, efficient and skilled अगर मैनेजमेंट आपके पास है, राइट, तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उससे वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम, कि फटाफट से जो आउटपुट है पर आवर आपको मिलता जाए, इंक्रीज होता जाए। एंड अगर वो अच्छा है मैनेजमेंट आपका, तो वो क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन करके चलेंगे, राइट। तो दे मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिजनेस में के अराउंड कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो जो है चेंजेस को क्विकली अडेप्ट करने के कैपेबल हो। सो दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग द चेंजेस, अडेप्टिंग द चेंजेस वेरी क्विकली। सपोज अगर आपके बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर आ गया और आपको कुछ उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस लाने हैं अपने कॉफी में, अपने प्रोडक्ट में, तो आप उसको इजीली क्विकली अडेप्ट अगर कर पाते हो, चेंज उसको कर पाते हो, तो आपका गुडविल जो है अच्छा जनरेट हो जाता है। और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है, इफ योर मैनेजमेंट इज कैपेबल इनफ so that they can keep their customers satisfied,
तो अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रख पा रहे हो, इतनी अच्छी आप क्वालिटी जो है दे पा रहे हो अपने कस्टमर्स को, देन ओनली यू कैन मेक अ ब्रांड वैल्यू, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल इन द मार्केट, राइट। होप ये पॉइंट से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो गुडविल है वो कैसे इफेक्ट होती है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस जो वो है आपका कितने समय से चला आ रहा है, कितना पुराना है बिजनेस। कई बार हमने स्वीट्स के बॉक्सेस में देखा होगा, राइट, कि सिंस 1956, सिंस 1960, कि हम बहुत पुराने बिजनेस ब्रांड हैं, तो लोगों का वो क्यों टिके हुए हैं मार्केट में, क्योंकि एक ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने अपना, कस्टमर जो है लॉयल्टी वो क्रिएट करके रखी हुई है उन्होंने, तो तभी उनका बिजनेस इतने लंबे समय से अब तक चला आ रहा है, राइट। सो एज ऑफ द बिजनेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इट्स गुडविल, राइट। तो बिजनेस दैट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर लॉन्ग टाइम टेंड्स टू एंजॉय कस्टमर ट्रस्ट, जो है वो बन जाता है, राइट। कस्टमर ट्रस्ट बन जाता है, ब्रांड रिकग्निशन बन जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा, कि ब्रांड रिकग्निशन, कि आपके ब्रांड को पहचाना जा रहा है इतने सालों से, राइट। एस्टेब्लिश्ड रेप्यूटेशन, आपने अपनी जो मार्केट में रेप्यूटेशन एस्टेब्लिश करके रखी हुई है, राइट। तो उससे काफी इफेक्ट पड़ता है। स्टेबल रिलेशनशिप्स विद द सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स और कस्टमर्स, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्टेबल हैं। तो रिलेशनशिप्स किस किस से स्टेबल होने चाहिए आपके, तो रिलेशनशिप जो है आपके अपने सप्लायर जिससे आप सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल वगैरह लेते हो, उससे, सप्लायर से, और जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे आपके रिलेशनशिप्स जो है वो स्टेबल होने चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी हैव जस्ट नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल जो है वो कैसे इम्पैक्ट डालता है आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल पे, राइट। तो नेचर ऑफ गुडविल, कि आप जो है वो कैसी चीजें बना रहे हो। तो अगर आप एसेंशियल जो चीजें हैं वो बना रहे हो, राइट, एसेंशियल चीजें बना रहे हो, या लग्जरी वाली जो चीजें हैं वो आप बना रहे हो, तो उससे जो है आपका गुडविल इफेक्ट होता है, कि आप जो केमिकल वाली चीजें बना रहे हो या हार्मफुल चीजें बना रहे हो, तो उससे आपका गुडविल इम्पैक्ट होगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, लाइक जो सोसाइटी को हार्म करके चलती हैं, अगर आप ऐसी चीजें बना रहे हो, तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कम होगी, आपका जो बिजनेस है वो इतना नहीं चल पाएगा, राइट, और आपकी गुडविल जो है वो उससे खराब होती है, राइट। होप ये आपको क्लियर हुआ कि नेचर ऑफ गुडविल जो है वो भी आपको आपके गुडविल को इम्पैक्ट डालता है। सपोज आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, नेचर ऑफ गुडविल्स का, नेचर ऑफ गुड्स का, सॉरी, कि अगर आपकी एक बेकरी है, राइट, सपोज अगर आपकी एक बेकरी है जिसमें आप केक बनाते हो, राइट, तो केक में आप क्या ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हो, या आप प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हो, या आप ऑर्गेनिक और प्रिजर्वेटिव्स फ्री केक्स बना रहे हो, जिससे कि आपका जो टेस्ट है वो बेटर आ रहा है देन योर कॉम्पिटिटर्स। सो प्रोडक्ट जो है आपका वो काफी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, अगर आप अच्छी क्वालिटी का केक उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे, राइट। तो रिपीटेड कस्टमर्स आपके पास आना शोज कि आपकी जो गुडविल है वो मार्केट में अच्छी है। तो अगर हम एक लोअर टाइप ऑफ बेकरी शॉप की बात करके चलें, जो कि कॉमन आइटम्स बनाते हैं, कॉमन से केक्स बनाते हैं और लो क्वालिटी आइटम्स बनाते हैं,
तो वो दे मे नॉट जनरेट द सिग्निफिकेंट गुडविल, राइट। तो उनका जो सिग्निफिकेंट गुडविल है वो मार्केट में नहीं बनेगा, और उनकी जो सेल्स हैं वो भी कम होंगी। अगर आपकी सेल्स कम है, कस्टमर्स जो है आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो जो है गिर सकती है। तो अगर आप हाई क्वालिटी देते हो आपके कस्टमर्स को, आप सम स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स, तो आपको एक अच्छी गुडविल जो है मार्केट में मिल सकती है, राइट। तो आपको सुपीरियर क्वालिटी अगर आप दे रहे हो, इट विल इंक्रीज योर गुडविल। तो नेचर ऑफ गुड्स पे भी आपका डिपेंड करता है कि आप जो है कैसी गुडविल अपनी जनरेट कर पा रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा रिस्क इन्वॉल्व, कि अगर आपका रिस्क बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है, राइट। तो रिस्क पे डिपेंड करता है कि कितना जो है रिस्क आप रिस्की बिजनेस कर रहे हो। तो रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ बिजनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट द गुडविल। तो अगर आप हाई रिस्क इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो, राइट, अगर आप हाई रिस्क इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, जहां पे क्या है, अनस्टेबल मार्केट कंडीशंस है, पॉलिटिकल इश्यूज भी आपको मिलते हैं, और क्या हो सकते हैं, मतलब जो रेगुलेशंस है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी, उसमें काफी फ्लक्चुएशन रहता है, वो भी चेंज होते रहते हैं। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो अनसर्टन होंगे, राइट। तो यू विल जनरेट द अनसर्टन प्रॉफिट्स, और यू विल अट्रैक्ट द फ्यूअर कस्टमर्स। तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपका जो बिजनेस है वो रिस्की है, हमारा पैसा जो है इसमें जो है वो, हमारे पैसा जो है वो खराब हो सकता है, यहाँ पे वो हमें लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं आपके बिजनेस के साथ, अगर वो एसोसिएट करते हैं तो। इसलिए अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, राइट, तो आप जो है अच्छी अपनी रेप्यूटेशन मार्केट में नहीं बना पाओगे। आपका जो गुडविल है, रेप्यूटेशन है, उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी ही आएंगी, राइट। तो हाई रिस्क एंड लोअर द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये था हमारा रिस्क इन्वॉल्व। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, कि हमारा जो ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स वो कैसा चल रहा है, राइट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स मतलब लास्ट ईयर जो है हमें कितना प्रॉफिट हुआ, और उससे जो प्रीवियस ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इससे भी हमारी गुडविल इम्पैक्ट होती है, राइट। So trend of profit refers to how consistently a business earns profit over a period of time, and it plays a major role in determining the value of goodwill. So if a business showing a steady or increasing profits, right, trend जो है business का profit trend जो है वो steady और increasing है, कि आपके जो profits हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, राइट, इंक्रीजिंग ट्रेंड उनका दिख रहा है। तो ऐसे जो बिजनेस हैं उनकी जो दे एंजॉय हायर गुडविल बिकॉज दे आर सीन एज रिलायबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस। तो वो एक रिलायबल और सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे देखे जाते हैं। तो आपका जो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो परफॉर्मेंस है बिजनेस का वो आप दे पाते हो। आपका जो है मैनेजमेंट, वो हमें दिखाता है कि आपका मैनेजमेंट बिजनेस का बहुत अच्छा है, और आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल हैं। क्यों लॉयल है? क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का उनको प्रोवाइड कर पा रहे हो प्रोडक्ट्स, तो दैट्स व्हाई दे आर लॉयल टुवर्ड्स योर बिजनेस। और ये और क्या दिखाता है, आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अच्छी है, राइट। तो ये अगर आपका ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट का, तो ये सारी चीजें कस्टमर को दिखती है, क्लाइंट्स को दिखती है। इसीलिए आपकी जो मार्केट में ब्रांड वैल्यू है वो जनरेट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ फ्यूचर कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर कंपटीशन। तो अगर मेरे को लगता है कि मेरा जो बिजनेस है उसको टफ कंपटीशन मिलने वाला है इन फ्यूचर, राइट।
So future competition is another major factor that influences the value of the goodwill of a business, right? So if a business is expected to face high competition in future, so it may lose customers. तो अगर मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में ही टफ कंपटीशन मिलने वाला है, तो मैं जो है अपने कस्टमर्स को लूज कर सकती हूँ, राइट? तो मेरे कस्टमर्स जो है वो छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो सकते हैं मेरे को। तो उससे क्या होगा, मेरे जो प्रॉफिट्स है वो फॉल करना शुरू कर देंगे। तो मेरा जो ट्रेंड है प्रॉफिट्स का वो क्या आ जाएगा, वो फॉलिंग ट्रेंड आ जाएगा। और मेरे को अपना जो मार्केट है उसमें अपना जो शेयर मेंटेन करने के लिए मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो दिस अनसर्टेनिटी reduces the value of goodwill. On the other hand, if future competition is low or manageable, अगर मुझे लगता है कि जो मेरा फ्यूचर कंपटीशन है इतना मेजर नहीं होने वाला, वो लो है, दैट कैन बी मैनेज्ड, उसको मैं मैनेज कर लूंगी, तो गुडविल जो है वो स्टेबल रहेगी और इंक्रीज हो सकती है। तो दिस इज हाउ योर फ्यूचर कंपटीशन जो है वो तय करता है आपके बिजनेस की गुडविल की वैल्यू को। तो अगर मुझे लगता है कि काफी सारे कॉम्पिटिटर्स जो है एंटर करने वाले हैं मेरी सेम इंडस्ट्री को, सपोज मेरी कॉफी शॉप है, राइट? वो है तो एक फेवरेबल प्लेस पे, बट क्योंकि मैंने मेरी वो छोटी सी शॉप है और मैं अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो मुझे डर है कि जो और कॉफी शॉप्स हैं वो उस एरिया में बेटर सर्विसेज दे सकती हैं, बेटर प्रोडक्ट दे सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं। तो मुझे वो कंपटीशन मिलेगा तो मेरा जो कस्टमर बेस है वो कम हो जाएगा, जिससे मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे और फाइनली जो मेरी रेपुटेशन है मार्केट में वो गिर जाएगी, राइट? तो नेक्स्ट वी हैव लास्ट पॉइंट एज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, जो कि है हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके फाइन। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे इम्पैक्ट डालता है मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल को, कि वो कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। तो दिस इज मतलब कैसे ये इम्पैक्ट डालता है मेरी गुडविल पे, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायर्ड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट needed to start and run a business, and it can influence the value of goodwill. तो business that require large capital investment, जिसमें large capital चाहिए, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में चाहिए, उसको हायर रिस्क लेना पड़ सकता है, राइट? लॉन्गर ब्रेक इवन पीरियड्स हो सकते हैं और लिमिटेड न्यू एंट्रेंट्स हो सकते हैं उसमें। तो जो नए आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम होंगे, राइट? विच कैन इफेक्ट गुडविल पॉजिटिवली और नेगेटिवली डिपेंडिंग हाउ वेल द कैपिटल इज मैनेज्ड। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कैपिटल अपनी मैनेज करके कैसे चल रहे हैं, आपकी कैपिटल की मैनेजमेंट कैसी है, राइट? तो अगर कोई बिजनेस है जिसमें कि कम कैपिटल चाहिए, सपोज लेस कैपिटल चाहिए, राइट? सो मैंने एक छोटी सी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कॉफी शॉप खोली हुई है, तो उसमें इतना मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया है, राइट? तो मैंने कम कैपिटल से ही वो शुरू किया है। तो फिर कम कैपिटल वाले और भी आ सकते हैं, उसी एरिया में कॉफी शॉप्स खोल सकते हैं, राइट? मेरे को जो टक्कर है वो दे सकते हैं, कंपटीशन जो है मेरे सामने आके मुझे दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉम्पिटिटर जो है इजीली घुस जाएगा, राइट, इस मार्केट में, और मेरे से वो compete कर सकता है। तो उसमें एंटर करना इजी है, राइट? सो इट लीड्स टू मोर कंपटीशन विच में रिड्यूस माय गुडविल, राइट? तो अगर हम बात करें कि लेस जहाँ पे कैपिटल लगता है, वहां पे आपको कंपटीशन अच्छा खासा मिल सकता है, अगर आपने भी कम कैपिटल वाला कोई बिजनेस किया हुआ है। तो अब हम ले लेते हैं एक जो है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कि जहां पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हुंडई वगैरह है, राइट?
तो उसमें क्या है, उसको उसमें काफी ह्यूज लेवल का जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, मशीनरीज लेनी है, और बड़े जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर करना है। उनके जो पार्ट्स हैं वो भी कॉस्टली होते हैं, राइट? तो उनको बनाने की कॉस्ट भी बड़ी आती है। तो कहने का मतलब है कि हाई कैपिटल जो है उसमें चाहिए रहता है, ठीक है? उसमें R&D पे भी हमारा काफी जो एक्सपेंसिव रहता है। So if it uses their capital efficiently and succeeds, it can build strong goodwill. तो उसमें जो है कंपटीशन देना जो है कॉम्पिटिटर्स को, वो मुश्किल पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इतनी ह्यूज कैपिटल जिसके पास है, जो अरेंज कर सकता है, वही इस बिजनेस में आएगा। अदरवाइज अगर आप बोलो कि छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स आके आपको टक्कर दे देंगे और आपकी जो गुडविल है उसको कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता इस केस में। द बिजनेस वेयर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हमने ये सारे पॉइंट्स एग्जांपल ले लेके इसको समझा, इनको। इफ इंस्पायर्ड ऑफ दिस यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो दैट हम जुड़े रहें, और भी मैं वीडियोस अच्छे अच्छे आपके लिए लेके आती रही रहूं, right? So, meeting you in the next video. Till then, stay tuned, keep rising, keep shining, take care, goodbye, and thank you so much.